नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के 6 जून को जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को एक राजनीतिक दल का समर्थन मिल गया है। अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर घोषणा की है कि पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदर्शन में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कॉकरोच को झेंगुरा कहा जाता है और 6 जून को यह आंदोलन जंतर मंतर पहुंचेगा। अमित जोगी ने कहा कि उनकी पार्टी देश की पहली मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है जो सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि आज की राजनीति में छोटे दलों को अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और सीजेपी जैसे आंदोलन व्यवस्था की खामियों को उजागर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश का युवा वर्ग भाजपा और कांग्रेस से अलग तीसरे राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। वहीं सीजेपी ने कहा है कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत के लिए तैयार है। पार्टी इस सप्ताह के अंत जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है और नीट व सीबीएसई विवादों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। सीजेपी के प्रवक्ता और स्वतंत्र पत्रकार सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला केवल दिखावा है और इससे छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में कॉकरोच को कहते हैं झेंगुरा और कल 6 जून को जंतर मंतर पर झेंगुरा पहुंच रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ देश की पहली और अभी तक की शायद एकमात्र मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी है जो कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में शामिल हो रही है। उम्मीद है कि हम आखिरी नहीं होंगे। हम डीएनए से कांग्रेसी हैं, यह हमारी पहचान है, लेकिन आज के भारत में जहां टीएमसी और शिवसेना जैसी पार्टियां रातों रात ऑपरेशन लोटस की भेंट चढ़ जा रही हैं, कांग्रेसी होने के लिए भी कॉकरोच बनना पड़ेगा। वहीं नोएडा के सेक्टर 52 स्थित एक पीजी यानी कि पेइंग गेस्ट भवन में शुक्रवार को भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जिस भवन में आग लगी उसके भूतल पर एक रेस्टोरेंट संचालित है, जबकि ऊपरी मंजिलों पर पीजी चल रहा था। तो आग लगते ही भवन में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई लोग जान बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू करते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। साथ ही भवन में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के कारणों का भी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट या रेस्टोरेंट से जुड़े किसी तकनीकी कारण की जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आग की वजह से भवन के अंदर रखा सामान और फर्नीचर क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। फायर विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। समय रहते राहत कार्य शुरू होने से किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। देखिए, ये सेक्टर 52 है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम लोग को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। ऑलरेडी हमारी टीम में जो है 75 में काउंटी ग्रुप के सोसाइटी में 12th फ्लोर पे आग बुझा दी थी, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ वहाँ एंगेज नहीं थी। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, आर्कुलेटिंग वाटर टावर और यहाँ पे भी हमने अन्य फायर स्टेशनों से गाड़ियाँ भेजी है। शुरुआती दौर में हमें फंसने की सूचना प्राप्त हुई थी, इसलिए हमने और यहाँ टीम में भेजी है। यहाँ आगे देखा गया कि ग्राउंड फ्लोर के एक रेस्टोरेंट में आग लगी हुई है। हमारे कर्मचारियों ने 3 टीमें बनाई हैं हमारे ऑफिसर्स के, उसमें रेस्क्यू की, सर्च की, फायर की। फायर को यहीं पे कंटेन कर दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। सर्च रेस्क्यू की बात करें तो एक एक कमरा सर्च कर लिया गया, इसमें किसी के फंसने की सूचना नहीं है। रेस्क्यू की बात करें तो हमारे कर्मचारी मॉडर्न इक्विपमेंट का, थर्मल इमेजिंग कैमरा का, BA सेट पहन के और ट्रिपल लेयर सूट का, आर्कुलेटिंग वाटर टावर, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का, सब गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है। इसका इस्तेमाल करते हुए हमारे कर्मचारी अंदर गए हैं। करीब 15 से 20 लोगों को यहाँ पे हमने बाहर सुरक्षित निकाला है और इसमें भी अंदर कोई भी फंसा हुआ नहीं है। हम लोग को बात करें तो यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ट्रैफिक से हमें काफ़ी सहायता मिली, गाड़ियाँ यहाँ बहुत फास्ट पहुँची, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम की यहाँ पे लोग काफ़ी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है। निश्चित तौर पे काफ़ी मेहनत की गई है इसमें और अंदर घुस के लोगों को सर्च एंड रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बावजूद भी हमारे टीम ने, पुलिस ने, एम्बुलेंस ने सब यहाँ पे मौके पर मौजूद है। सब एकरूपता करते हुए, एकजुटता दिखाते हुए यहाँ पे हम लोगों को रेस्क्यू किया है। देखिए,
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, सेक्टर 52 के पीजी में ये भीषण आग लगी है और बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में ये पीजी संचालित हो रहा था उसी के नीचे के फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट भी संचालित किया जा रहा था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच यहां पर की जा रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए साहिल, नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आज सुबह लोग सुबह उठे तो कहीं ना कहीं जो सेक्टर 52 के पीजी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। अफरा तफरी जो आसपास है वहां पर अफरा तफरी मच गई। नोएडा के सेक्टर 52 एक पीजी जो पेइंग गेस्ट भवन में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिस भवन में आग लगी उसके ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट संचालित है, जबकि ऊपर मंजिलों पर पीजी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है इसमें कई जो चीजें हैं वो सामने आ पाएंगी। आग लगते ही भवन में मौजूद लोगों से अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और जो कि सीएफओ है प्रदीप कुमार चौबे, वो मौके पर पहुंच गए। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की प्रयास किया और भवन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसी की बात करें तो एसडीआरएफ टीम जो कि गाजियाबाद में है उसको नोएडा बुलाया गया, लोगों को सुरक्षित निकाला गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। शॉर्ट सर्किट या रेस्टोरेंट से जुड़े किस्सों को तकनीकी कारण की आशंका भी साहिल जताई जा रही है। फिलहाल लोगों को बाहर निकलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन फिलहाल जो आग है उस पर लगातार काबू पाया जा रहा है। साहिल, बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति क्योंकि यहाँ पर देखने को मिली है और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जिस बिल्डिंग में पीजी संचालित हो रहा था उसी के नीचे के फ्लोर में एक रेस्टोरेंट भी संचालित किया जा रहा था। इसको लेकर क्या किसी तरह की कोई बात निकल कर सामने आई है या इस तरीके की चीज़ें करना किसी तरह का कोई उसके लिए कोई मानक यहाँ पर बनाए गए हैं या किस तरीके से आगे की जाँच पड़ताल की जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, लेकिन नोएडा में ज्यादातर चीजें ऐसी ही बनकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जब कोई घटना घट जाती है तब सामने मामला निकल कर आता है। कहीं ना कहीं उस पर जो फ्लोर पर रेस्टोरेंट चल रहा था उसी के ऊपर पीजी चल रहा था, तो अब जब आग लगी है तो खुलकर बातें सामने आई हैं। फिलहाल कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो इस चीज के प्रारंभिक जो अपने कागजों को पूरा नहीं कर पा रहे थे उन पर भी जांच बैठाई जाएगी। जो जो इनमें लोग शामिल थे उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आग की चपेट आने से भवन के अंदर रखा सामान और फर्नीचर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। राहत की बात यह कि समय पहले रहते बचाव कार्य शुरू होने की जो जनहानि सूचना अभी तक मिल नहीं पाई है और सेक्टर 52 ही नहीं सेक्टर 75 में भी आग लगने की सूचना है। कहीं ना कहीं साहिल माना जा रहा है कि जिस तरीके से मालवीय नगर में आग लगी, फिर दिल्ली के मालवीय नगर की बहुत बड़ी आग थी, वो भी एक होटल में आग लगी थी, और अब एक नोएडा के सेक्टर 52 स्थित में जिस तरीके से आग लगी है, तो माना जा सकता है कि हालात बद से बदतर है। फिलहाल सीएफओ प्रदीप कुमार का चौबे का कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मौजूद जो आग में फंसे हुए थे उनको फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो लाखों का सामान था वो जलकर खाक हो चुका है। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। साहिल, बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली है उसने कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर ज़रूर बना दिया था, क्योंकि एक बिल्डिंग में जहाँ पीजी संचालित हो रहा है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या भी अधिक होती है और ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटित होते होते रह गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन मामले की जांच पड़ताल करने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं है अरबाज, इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि इस तरीके की लापरवाही का जो खामियाजा है वो लोगों को अपनी जान गंवाकर भी चुकाना पड़ता है। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई और पीजी में जो लोग रह रहे थे क्या वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं पूरी तरह से? बिल्कुल साहिल, जो अंदर लोग थे उनको बाहर निकाल लिया गया है और कहीं ना कहीं एक बात सबसे निकलकर सामने आती है कि इन लोगों को एनओसी देता कौन है? क्या इनमें कोई बड़ा प्रोग्राम पैनल चल रहा है? कहीं ना कहीं जो प्रधानी के अनुसार है, आग लगते ही लोगों ने शोर मचाकर जिस तरीके लोगों को सतर्क किया कि पीजी निवासियों को धुएं के बीच बाहर निकालना पड़ा। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, गाजियाबाद से एसडीआरएफ की टीम आग बुझाने के अभियान लगाई गई। और साहिल, सबसे बड़ा बात यही सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसे लोगों को एनओसी देता कौन है कि रेस्टोरेंट भी चल रहा है और उसी बिल्डिंग में पीजी भी चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि नोएडा के सेक्टर 18 की बात की जाए तो नोएडा के सेक्टर 18 में एक बिल्डिंग है जहां पर लगातार अब तक 3 बार आग लग चुकी है और भयंकर आग लगी है साहिल। और वो सिर्फ जो बिल्डिंग थी उसके नीचे जो रेस्टोरेंट था उसकी वजह से आग लगती थी। तो ऐसे लोगों को एनओसी देता कौन है और इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है साहिल। बिल्कुल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा के सेक्टर 52 की ये घटना बताई जा रही है जहां पर एक पीजी में ये भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में ये पीजी संचालित हो रहा था उसी में एक रेस्टोरेंट भी था
आग लगने के कारणों का फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि संदेह जताया जा रहा है कि या तो शॉर्ट सर्किट या फिर रेस्टोरेंट में किसी तकनीकी खामी के चलते ये आग लगी। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है। वहीं नोएडा के सेक्टर 75 स्थित IVY काउंटी सोसाइटी में शुक्रवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग सोसाइटी के एक टावर की 12वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में लगी, जिसके बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धुएं और लपटों को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभावित फ्लोर और आसपास के फ्लैट्स में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत की और कुछ समय बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। आग लगने के दौरान सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल रहा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। समय रहते रेस्क्यू अभियान शुरू होने से बड़ी जनहानि टल गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फायर विभाग और संबंधित एजेंसियां घटना की जांच में जुटी हैं। आग से फ्लैट के अंदर रखे सामान को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी यानी CFO राहुल पाल के निर्देश पर जिले भर में निजी होटलों, आवासीय सोसाइटियों और अन्य बहुमंजिला भवनों में विशेष फायर सेफ्टी जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत फायर विभाग की टीमें विभिन्न संस्थानों में पहुंचकर अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रही हैं। जांच के दौरान फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, आपातकालीन निकास मार्ग और अन्य सुरक्षा उपकरणों की स्थिति को परखा जा रहा है। अधिकारियों की तरफ से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि भवनों में स्थापित सभी अग्निशमन उपकरण कार्यशील अवस्था में हो और किसी आपात स्थिति में उनका प्रभावी उपयोग किया जा सके। निरीक्षण के दौरान जहां भी फायर सेफ्टी मानकों में कमी या लापरवाही पाई जा रही है, वहां संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। फायर विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नोटिस के बावजूद खामियां दूर नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य संभावित अग्नि दुर्घटनाओं को रोकना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। कल की घटना को लेकर के मुख्यालय फायर सर्विस द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि 4 तारीख से और 10 तारीख तक जितने भी सोसाइटी और होटल, मॉल वगैरह हैं, इनको सबको चेक किया जाए और सघन चेकिंग की जाए। साथ ही साथ CFO महोदय द्वारा भी चेकिंग अभियान के लिए पूरे जनपद में आदेश दिए गए हैं और उसी के तहत हम लोग सुबह से ही लगे हैं। आज 9 बजे से लगभग 4 होटल और 2 रेजिडेंशियल सोसाइटी अब तक हम चेक कर चुके हैं। जहां जिसके में जैसी कोई कमियां मिलती है उसको नोटिस इशू होंगे और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मेरा कहना यह है कि कुछ होटल जो हैं वो अलग गतिविधि से चल रहे हैं, जिनके ना तो NOC है ना तो वहाँ पे कोई सिस्टम है। और वो लोग क्या करते हैं, सपोज जैसे औचक निरीक्षण हो रहा है तो उन्हें जैसे भनक लग जाती है तो वो अपने बोर्ड उतार देते हैं, जिससे कि वो पता चलता है कि ऐसे कि मकान हो नॉर्मल, लेकिन उसके बाद उसमें अलग गतिविधियां होती हैं। और शाम के टाइम, रात के टाइम कुछ होटलों में असंवैधानिक भी गतिविधियां होती हैं। वो आप समझ सकते हैं किस लेवल की होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भी चीजें हो रही हैं, शासन प्रशासन इस स्तर पर करे कि हम रेजिडेंट्स लोग हैं, हमारे आसपास गतिविधि सही रहें और हम भी उसमें सपोर्ट करेंगे। कल की घटना को लेकर के मुख्यालय फायर सर्विस द्वारा। वहीं दिल्ली में हाल ही में हुई आगजनी की घटना के बाद नोएडा फायर विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। इसी क्रम में फायर विभाग की टीम ने सेक्टर 104 स्थित हाजीपुर क्षेत्र में होटल और बैंक्वेट हॉल के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। तो अभियान के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि कुछ होटल्स और बैंक्वेट हॉल में लगाए गए फायर सेफ्टी उपकरण सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे। कई स्थानों पर अग्निशमन उपकरणों के रखरखाव में भी लापरवाही सामने आई। इसके चलते संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर्स और आपातकालीन निकास जैसी व्यवस्थाओं की नियमित जांच की जा रही है। जिन संस्थाओं में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि अभियान केवल हाजीपुर क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे जिले में लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने सभी होटल संचालकों, बैंक्वेट हॉल प्रबंधन से फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि किसी भी संभावित हादसे को रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, दिल्ली की जो दुखद घटना हुई है उसके पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी कमिश्नर मैडम गौतम बुद्ध नगर के दिशा निर्देश में एक अभियान चल रहा है। और ये अभियान जो है होटलों का है, अगले 7 दिन तक अभियान चलेगा। इस अभियान का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, परंतु होटलों में लगी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था विद्यमान में हो, कार्यशील अवस्था में हो और वहाँ के लोग ट्रेन हो, ये इसका मकसद है।
ताकि आग लगने की स्थिति में जो है वहाँ पे अग्नि सुरक्षा व्यवस्था कार्य हो और किसी की दुखद जनहानि ना हो। ऐसे में हम सारे होटलों का लगभग जो हमारी परवी में आते हैं वो चेकिंग करेंगे और जिन पे अगर कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उन पे जो है हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम कोशिश करेंगे वो बंद हो, बिजली कटवा दें। ऐसे में हम जो है ये कार्रवाई करेंगे और जो है इसमें हम 7 दिन, अगले 7 दिन तक हमारा सिर्फ होटलों का अभियान चलेगा। वहीं बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम ओलीना में मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार गांव स्थित हनुमान मंदिर परिसर के अंदर बने कमरों के बरामदे में कुछ लोगों की तरफ से नमाज अदा की गई थी। बताया जा रहा है कि मंदिर के पड़ोस में स्थित एक मकान में निर्माण कार्य चल रहा था, जहां काम करने वाले मजदूरों ने नमाज के समय मंदिर परिसर में नमाज पढ़ ली। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने मामले पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्राम प्रधान ने तत्काल औरंगाबाद पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले 2 मुस्लिम युवकों का शांति भंग की आशंका के तहत धारा 151 के अंतर्गत चालान किया। पुलिस के अनुसार घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। मामले की जांच के बाद 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह शांत है और पुलिस प्रशासन क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है। वहीं ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर अल्फा 2 में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ के नीचे बैठे 3 लोगों पर चढ़ गई। हादसे में तीनों युवक घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी घायल दनकौर क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक सामने से अचानक आई एक कार को बचाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उसका वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठे लोगों को टक्कर मारते हुए जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को संभाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद कार चालक और उसके साथी मौके से फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार चालक और उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र में NH 34 पर इसनपुर के निकट GSS पब्लिक स्कूल के पास शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर पंचर टायर बदल रहे एक डीजल टैंकर में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार 22 चक्का ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डीजल टैंकर डिवाइडर पार कर पलट गया और दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रेलर चालक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की हालत नाजुक होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। दुर्घटना के बाद ट्रेलर का चालक कैबिन में फंस गया था, जिसे निकालने के लिए पुलिस और क्रेन की मदद से लंबे समय तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। घटना के चलते NH 34 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराने में जुटी रही। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। आज सुबह करीब 9:30 बजे NH 34 पर अलीगढ़ से बुलंदशहर की तरफ जाते समय 2 ट्रक, जिसमें कि एक डीजल टैंकर है और एक में गाटर लदे हुए थे। ये गाटर वाला ट्रक डीजल टैंकर में पीछे से टकरा गया, जिसकी वजह से और उसके बाद उसको बचाने के चक्कर में साइड में खेत में उतर गया। इसमें 2 लोग घायल थे और एक ड्राइवर, जो गाटर ट्रक का जो ड्राइवर था वो फंसा हुआ था। उसको काफ़ी मशक्क़त के बाद NH और पुलिस और जनता के सहयोग से रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवाया गया। फिर अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हुई है। बाकी 2 लोग इसमें और घायल हैं, उनका उपचार जारी है, उनकी स्थिति सामान्य है। ट्रैफिक को सामान्य सुचारू रूप से सामान्य करा दिया गया है और बाकी यहाँ से जो ऑयल स्पिल है उसको भी हटवाया जा रहा है। आज सुबह करीब 9:30 बजे NH 34 पर अलीगढ़ से बुलंदशहर की तरफ जाते समय 2 ट्रक, जिसमें कि एक डीजल टैंकर है और एक में गाटर लदे हुए थे। ये गाटर वाला ट्रक डीजल टैंकर में पीछे से टकरा गया, जिसकी वजह से और उसके बाद उसको बचाने के चक्कर में साइड में खेत में उतर गया। इसमें वहीं हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने ग्राम नगला गंदू में हुई 2 चोरी की घटनाओं का सफल खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 2,01,000 रुपए नगद, 3 अवैध तमंचे, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त एक इको कार भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार 16-17 मई की रात ग्राम नगला गंदू में 2 मकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर नगला गंदू चेक पोस्ट के पास 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनय निवासी विजयनगर, मोदीनगर गाजियाबाद,
दिनेश और पुष्पेंद्र निवासी हैदरनगर हापुड़ के रूप में हुई है। पूछताछ और जांच में सामने आया है कि आरोपी पेशेवर अपराधी हैं। इनके खिलाफ हापुड़, गाजियाबाद और मेरठ में विभिन्न थानों में हत्या, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और चोरी सहित 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है, साथ ही उनसे अन्य आपराधिक घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। 16/17 मई की रात्रि में गंदू नगला गांव में एक लूट की घटना, मकान में चोरी की घटना हुई थी और उसमें ये पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ था। हम लोगों ने इसमें लगातार सीसीटीवी कैमरा और पतारसी की मदद से इस गैंग का पर्दाफाश किया है। घटना में चोरी गए पूरे जो धनराशि गई थी उसकी बरामदगी हुई है। जो इन्होंने आभूषण वगैरह लूटे थे उसको बेच करके जो धन प्राप्त हुआ है उसकी बरामदगी करी है। और इस प्रकार से 3 लोग बरामद थे, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से जो है 2,01,200 रुपये की बरामदगी, साथ में पिस्तौल, कारतूस और घटना में प्रयुक्त इको कार ये बरामद करी है। इस प्रकार से गैंग का पर्दाफाश किया है और घटना का नाम किया। सर, किस तरह से ये वारदात को अंजाम दिया करते थे? देखिए, ये क्रिमिनल ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति हैं और ये जगहों को चिन्हांकित करके एक अपनी इको कार या कोई भी लोडर जो इनके पास रहता था उसको ले जा करके लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पार कर देते हैं। सर, कोई 16/17 मई की रात्रि में गंदू नगला गांव में एक लूट की घटना, मकान में चोरी की घटना हुई थी और उसमें ये पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ था। हम लोगों ने इसमें लगातार सीसीटीवी कैमरा और पतारसी की मदद से इस गैंग का पर्दाफाश किया है। घटना में चोरी गए पूरे जो धनराशि गई थी उसकी बरामदगी हुई है। जो इन्होंने आभूषण वगैरह लूटे थे उसको बेच करके जो धन प्राप्त हुआ है उसकी बरामदगी करी है। और वहीं नोएडा के सेक्टर 113 थाना पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग और साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ऑनलाइन बेटिंग और वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 लैपटॉप, 26 मोबाइल फोन, 5 एटीएम कार्ड, 20 सिम कार्ड, वाईफाई राउटर समेत कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ठगी से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक विज्ञापन देकर लोगों को रुपए दुगने करने और अधिक मुनाफा कमाने का लालच देते थे। इसके बाद वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन बेटिंग में फंसाकर उनसे रकम निवेश कराते थे। पुलिस जांच में एक बैंक खाते की पड़ताल के दौरान मई महीने में करीब 2.4 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होने की जानकारी मिली है। इससे गिरोह के बड़े स्तर पर सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। तो सेक्टर 113 थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों, बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की भी जांच की जा रही है। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसीपी 3 और एसएचओ 113 सोरखा चौकी इंचार्ज और उनकी टीम के द्वारा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि यहाँ पर विगत 4-5 महीने से रह करके ऑनलाइन बेटिंग ऐप है जिसका नाम है वी बुक, उस ऑनलाइन बेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके बेटिंग के नाम पर और इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए एकत्रित कर रहे थे और उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। आज उन सभी 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 3 लैपटॉप, 5 एटीएम कार्ड, 20 अदद सिम कार्ड और 26 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो बरामद हुए हैं। और जो एक कंपनी उन्होंने बना रखी थी, लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी नाम से एक कंपनी संचालित करते थे और उसके बैंक अकाउंट के माध्यम से अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है वो मई माह में लगभग 2.4 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन उसके माध्यम से इन लोगों के द्वारा किया गया है। ये सभी वेस्ट गोदावरी जनपद आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और विगत 4-5 महीने से सोरखा चौकी क्षेत्र थाना 113 में रह करके ये बेटिंग ऐप का संचालन कर रहे थे। इनका जो मास्टरमाइंड है उसका नाम पवन नामक व्यक्ति है, जो कि वहीं आंध्र प्रदेश में रह करके मास्टरमाइंड की तरह रह करके और पूरा नेटवर्क जो है वो संचालित कर रहा था। आज इन सभी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उधर ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक चलती जगुआर कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से करीब 5 से 6 किलोमीटर आगे की बताई जा रही है। आग लगते ही कार से धुआं और लपटें निकलने लगी, जिसके बाद चालक और उसमें सवार लोग तुरंत वाहन से बाहर निकल आए। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में लग्जरी कार धू धू कर जलने लगी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर शुरुआती इस समय में आग बुझाने का कोई प्रभावी इंतजाम नजर नहीं आया, जिसके चलते आग तेजी से फैल गई और पूरी कार जलकर खाक हो गई। घटना के कारण एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। सड़क पर मौजूद अन्य वाहन चालकों ने सावधानी बरतते हुए अपने वाहन धीमे कर लिए, जिससे ट्रैफिक की गति प्रभावित हुई। सूचना मिलने पर संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। वहीं थाना भवन क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन सेवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम ने किसानों की समस्याओं को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को उन्होंने दुल्ला खेड़ी, भैसानी, बूटा, बनेड़ा, उद्दा और अब्दुल्लापुर गढ़ी सहित कई गांवों का दौरा किया, जहां किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान ठाकुर दीपक सोम ने कहा कि प्रदेश का किसान आज कई समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने बिजली संकट, सिंचाई व्यवस्था की कमी, आवारा पशुओं की समस्या, गन्ना भुगतान में देरी, खेती की बढ़ती लागत, खराब सड़कों और सरकारी विभागों की लापरवाही को किसानों की प्रमुख परेशानियां बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि संगठन जल्द ही शामली जिलाधिकारी कार्यालय पर एक विशाल महापंचायत का आयोजन करेगा, जिसमें हजारों किसान और मजदूर शामिल होंगे। इस महापंचायत में किसानों की मांगों को प्रशासन के सामने मजबूती से रखा जाएगा। ठाकुर दीपक सोम ने चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन सेवक का उद्देश्य किसानों की आवाज को मजबूती से उठाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। वहीं शामली के थाना कांधला पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने की धमकी देने और दुष्कर्म के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। मामला 11 अप्रैल 2026 का है, जब थाना कांधला क्षेत्र की एक नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और धमकी देने के संबंध में पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की थी। पुलिस अधीक्षक शामली NP सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी कैराना के मार्गदर्शन में पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। इस क्रम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान नितिन पुत्र हरपाल, निवासी ग्राम भावसा, थाना तित्रो, जनपद सहारनपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने, धमकी देने और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की जाँच भी जारी है। तो नोएडा में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के निचले इलाकों और सर्विस रोड पर पानी जमा होने से यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई जगह वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग रहा है। जलभराव के कारण कुछ स्थानों पर सड़कें भी आंशिक रूप से अवरुद्ध हो गई हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार हर बारिश के बाद इस तरह की समस्या सामने आती है, लेकिन निकासी व्यवस्था के अभाव में स्थिति जस की तस बनी रहती है। इससे लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है, जिससे हालात और प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन की ओर से जल निकासी व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कई क्षेत्रों में पानी जमा होने की समस्या बनी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।